अभी बोलेंगे तो इसको देखते हैं। हेलो, हाँ, यदि मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आप लोग कृपया कमेंट करके यस लिखें ताकि पता लगे कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभिषेक यादव जी का आया है, प्रणाम सर। हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है अभिषेक सर? यस करके कमेंट करिए। अभिषेक जी गुड मॉर्निंग। दीप्ति जी का आया है, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर। आप सबको सुबह का नमस्कार। आवाज़ मेरी आ रही है? कमेंट आ गया, आ रही है? देखिए, शुरू करते हैं हम आज का। परम श्रद्धेय डायट प्रचार्य डायट सुल्तानपुर, वरिष्ठ प्रवक्तागण और सभी डायट प्रवक्ता, प्यारे प्रशिक्षुओं और जो भी हमारे इस वीडियो को लाइव देख रहा है या सुन रहा है या इस समय देखेगा, आने वाले समय में देखेगा, उन सबको बहुत बहुत सादर नमन और प्रणाम मैं करता हूँ। आप जान रहे हैं कि इस समय कोविड-19 बहुत तेज चल रहा है और उसमें हमें अपनी शिक्षा को संयोजने का, संभालने का जो यह एक प्रयास चल रहा है हमारा डाइट का, उसमें आप सबका सहयोग है। आप सब देख रहे हैं, उसी से हम लोग को एक प्रेरणा और आत्मविश्वास जागृत होता है कि आप सबको कुछ न कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, प्रशिक्षण से रिलेटेड चलता रहे ताकि कोई समस्या आपको न आए एग्जाम में। जहाँ तक कोविड-19 का सवाल है, आपको पता है कि इस समय लॉकडाउन लगभग खुल चुका है और अनलॉक 1 चल रहा है। अनलॉक 1 का मतलब अब धीरे धीरे जो लॉकडाउन खुलने का एक प्रोसेस है, वह खुलने की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी में हमें संभालना है क्योंकि इस समय संक्रमण भी अपने चरम सीमा पे चल रहा है और लॉकडाउन भी खुल रहा है, यानी कि हमें स्वतंत्रता भी मिल रही है। हमें अपने जो डेली जीवन के काम हैं उसको करने के लिए, भौतिक संसाधन जुटाने के लिए, या कह लीजिए हमें सरवाइव करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह सब संसाधन खुल रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है अपने को पेशेंस रखना और धैर्य रखना। मित्रों, इसमें अपने आप को धैर्य रखना है। हम सब एक टीचिंग का काम कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सबसे पहले यह कर्तव्य होता है कि सबसे पहले यह कर्तव्य होता है कि एक दिशा इस समाज को हम प्रदान करें और उस दिशा में समाज की जागरूकता हो, समाज को पता चले कि कैसे लॉकडाउन में रहकर, घर पे रहकर या बाजार जा कर के कैसे हमको अपने को संयोजित करना है, कैसे अपने को सामान्य रूप से जीवन में शामिल करना है अपने आप को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम एक दिन खाना न खाएं या 2 दिन खाना न खाएं या हम रात भर जागे सोए न, तो हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
ऐसा लगता है कि हम अस्वस्थ दिखाई देने लगते हैं और हमें भूख की आवश्यकता होती है, हमें कमजोरी महसूस होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारी शिक्षा, हमारा एजुकेशन अगर हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं उसको और गतिशील उसको नहीं बना पा रहे हैं, संयोज उसको नहीं संयोज पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी शिक्षा कमज़ोर होगी और हम आगे आने वाले समय में अपने को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस लॉकडाउन में हमें अपनी शिक्षा को भी संयोजना है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है। SCERT के माध्यम से, डाइट के माध्यम से, SCERT के दिशा निर्देश पे सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका एग्ज़ाम भी इसी ऑनलाइन के माध्यम से करवा लिया। इसलिए आप अपनी कंटिन्यूटी पढ़ाई के प्रति बनाए रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। हमारे डाइट प्रवक्ता सभी विद्वान जन हैं और वह लगे हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से। आपका जितना सहयोग हो पा रहा है उतना सहयोग कर पा रहे हैं। इसलिए आप भी इसमें जो जुड़ चुका है वो तो अच्छी बात है, जो नहीं जुड़ा है किसी कारणवश, नेटवर्क के कारण से या मोबाइल के कारण से या किसी और कारणवश अगर नहीं जुड़ पाया है तो वह कोशिश करे अधिक से अधिक जुड़े और प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, उसमें शामिल हो और अपनी शिक्षा को, अपने प्रशिक्षण को कंटिन्यू करें। इसी कड़ी में हम आपको लेके आए हैं मध्यमान, जिसको हम मीन कहते हैं। यह आपका मैथ्स का भी सिलेबस है और आपका स्टैटिक्स में भी सिलेबस है। फिलहाल स्टैटिक्स का भी सिलेबस है और मैथ्स का भी सिलेबस है। तो उसी कड़ी में आज हम मीन पढ़ेंगे कि मीन क्या होता है, मध्यमान क्या होता है। इसके अगले कड़ी में हम मध्यांक पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, अगले कड़ी में हम नोट पढ़ेंगे। 3 दिन का शेड्यूल हमने बनाया है और हमारे हरिओम सर, उनको बहुत बहुत आभार है कि वो अब डिसाइड करेंगे कि कब अगली कड़ी हमारी लगती है। तो आज हम मीन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, मीन क्या है? मीन एक प्रकार की सेंट्रल टेंडेंसी है। टेंडेंसी का मतलब होता है आपकी सोच। आपकी सोच क्या है किसी वस्तु के बारे में, किसी समाज के बारे में, किसी प्रक्रिया के बारे में। आपकी टेंडेंसी, आपकी सोच क्या है, आपकी प्रवृत्ति क्या है। हिंदी में इसको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि आपकी सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जैसे टीचर हैं, अब टीचर के बारे में आपकी क्या सेंट्रल टेंडेंसी है? टीचर के बारे में यही सेंट्रल टेंडेंसी है कि एक टीचर बच्चों को पढ़ाकर संतुष्ट कर सकता है, समाज को एक दिशा दे सकता है और विकास की प्रक्रिया, शिक्षा से रिलेटेड विकास के बारे में पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकता है। यह सारी चीज़ें आपके मन में, आपके दिमाग में एक प्रवृत्ति बनी हुई है, इसी को मेजरमेंट करना सेंट्रल टेंडेंसी है। और जिसके टूल्स मीन है, जिसको हम उसको मेजरमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर के प्रति आपकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? डॉक्टर है तो वह बीमारी आपकी दूर करेगा। हम उसके पास अपनी कमजोरी लेके जाएंगे स्वास्थ्य से संबंधित, तो उस स्वास्थ्य के संबंध को दवा के माध्यम से, अपने सलाह के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से डायग्नोसिस करके उसको दूर करेगा। यह हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है। अब उसी प्रकार से MBBS के बारे में हमारी सेंट्रल टेंडेंसी कुछ और है। BAMS MBBS के बारे में सेंट्रल टेंडेंसी कुछ और है। प्राइमरी के टीचर के बारे में सेंट्रल टेंडेंसी कुछ और है। अपने इंडिया क्रिकेट की टीम जो है, क्रिकेट टीम,
उसके बारे में आपकी सेंट्रल टेंडेंसी अलग है। तो कहने का मतलब यह है कि एक सामान्य वितरण जहाँ है, सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें अपनी एक सोच स्थापित कर लेना केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को मेजर करने के लिए मध्यमान के माध्यम से उसको मापते हैं कि हमारी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, उसी को हम मध्यमान कहते हैं। दो बातें हैं दोस्तों, एक सामान्य वितरण है और एक समान वितरण है। देखिए, समान वितरण अगर है तो उसमें हमें सेंट्रल टेंडेंसी की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे मान लीजिए आप 100 बच्चे हैं डीएलएड में, अब सबको हमें नंबर देना है, एक सेंट्रल टेंडेंसी बन गई। मान लीजिए हमने 20 नंबर सबको दे दिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये पता है कि 20 नंबर के लायक बच्चे हैं, सबको 20 नंबर दे दिया। यह है सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण। सामान्य वितरण क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो बच्चा जिस लायक है उसको उतना नंबर दिया जाए। जो बच्चा जैसा है उसको उतना नंबर दिया जाए। किसी को 20 दिया जाए, किसी को 15 दिया जाए, किसी को 25 दिया जाए, किसी को 30 दिया जाए। जो पूर्णांक निर्धारित है उसके इर्द गिर्द तो नंबर दिया जाए। तब हमें समस्या होती है उस क्लास को किस नंबर से रिप्रेजेंट करें, कि इस क्लास को कितना नंबर मिला है। उसी को मेज़रमेंट करने के लिए, उसी टेंडेंसी को मेज़रमेंट करने के लिए मीन का निर्माण हुआ है, मोड का निर्माण हुआ है, मीडियन का निर्माण हुआ है, कि उस टूल्स के माध्यम से हम एक अपनी सेंट्रल टेंडेंसी बना सकें और उस सेंट्रल टेंडेंसी को जनरलाइज कर सकें और जनरलाइज करके लोगों को बता सकें कि यह हमारी इस प्रोसेस के बारे में, इस वस्तु के बारे में हमारी ये सेंट्रल टेंडेंसी है। मीन की जो परिभाषा है दोस्तों, यह है कि टोटल प्राप्तांकों का योग, टोटल प्राप्तांकों का योग में उस टोटल संख्या से भाग देने से जो हमें प्राप्त होता है उसको हम मध्यमान कहते हैं। अब हम कापी और पेन के माध्यम से थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमारा चित्र नहीं आएगा। और इसमें बहुत लोगों का गुड मॉर्निंग भी आया है और हमें लग रहा है कि आवाज़ हमारी आप तक पहुंच रही है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा कापी और कलम के माध्यम से। देखिए दोस्तों, मीन मध्यमान के बारे में हमें पढ़ना है। अगर हमें किसी के बारे में हमने बताया कि सेंट्रल टेंडेंसी अगर आपको बनानी है तो उसको मेज़रमेंट करने के लिए, उसको मापने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं या मीन का यूज करते हैं। अगर आपको डिफिनीशन लिखनी है तो एक डिफिनीशन लिख लीजिए, मीन इज़ द सम ऑफ ए सेट of measurement divided by the number of measurement in the set। यानी कि मध्यमान वह मान है जो संख्याओं के योग को उनकी संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है, उसको हम मध्यमान कहते हैं। यह जो परिभाषा है इसको फर्ग्यूसन ने दिया था। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फर्ग्यूसन ने दिया था। अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को रिपीट करके आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी डिफिनीशन है, द अर्थमेटिक मीन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। द अर्थमेटिक मीन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। माध्य किसी वितरण का
संतुलन केंद्र है। जैसा हमने बताया कि संतुलन केंद्र है या केंद्र कह लीजिए, यह एफसी मिल्स की डिफिनीशन है। एफसी मिल्स की यह डिफिनीशन है। इसको देखिए, इसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक पूरा जो है एक सर्किल बना हुआ है, आपने देखा कि ये सर्किल बना हुआ है। अब इसमें ढेर सारे प्राप्तांक बिखरे हुए हैं। मान लीजिए 10 नंबर का पूर्णांक है और नंबर बच्चों को मिला है, 5 बच्चे हैं टोटल। इसमें नंबर मिला है, किसी को 5 मिला है, किसी को 7 मिला है, किसी को 6 मिला है, किसी को 3 मिला है, किसी को 8 मिला है। 5 बच्चे हो गए। अब हम सेंट्रल टेंडेंसी बनानी है कि इस क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करें। अब हर नंबर को हम रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो इसको सेंट्रल टेंडेंसी एक बनाने के लिए जो मीन की वैल्यू हम निकालेंगे उसी को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यह 2 मेथड, इसका 2 आंकड़ा होता है। एक होता है ग्रुप डाटा, एक होता है पहला अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। इसकी जब हम निकालते हैं मीन तो अलग तरीके से निकालते हैं, और दूसरा हमारा है ग्रुप डाटा। देखिए, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में डिफरेंस पहले समझ लीजिए। अनग्रुप डाटा का मतलब यह है कि इसको हम ग्रुपिंग नहीं करेंगे, 2 की, 5 की, 6 की ग्रुपिंग नहीं करेंगे। यह अनग्रुप डाटा रहेगा। इसमें मैक्सिमम 30 स्टूडेंट तक या 30 प्राप्तांक तक या 30 संख्या तक मीन निकाला जाता है। और जो हमारा ग्रुप डाटा होता है इसमें ढेर सारे, यानी कि 30 से अधिक, 100, 200, 500 अगर हमारे पास है तो हम उसको निकालते हैं। अब इसका जो फार्मूला है, इसको सबसे पहली बात तो यम से डिनोट करते हैं मीन को, और जो इसका फार्मूला है वह होता है सिग्मा एक्स अपन एम। देखिए दोस्तों, डरने की बात नहीं है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। यस जो साइन है इससे आपको डरना नहीं है। देखिए, हम अलग बना के बता दे रहे हैं। यह इसका मतलब केवल होता है कि जो इसके अंदर संख्या लिखनी है उसको आपको जोड़ना है, बस, बाकी और कोई मतलब नहीं है। यक्स का मतलब है जितने हमारे टोटल प्राप्तांक हैं उन प्राप्तांकों को ऐड करना है। एन की मतलब है टोटल नंबर कितने हैं, यानी कि उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अगर प्राप्तांक है तो कितने प्राप्तांक हैं, अगर सब्जेक्ट है टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, अगर प्लेयर हैं क्रिकेट टीम में तो कितने प्लेयर हैं, यह एन डिनोट करता है। और एम का मतलब होता है मीन। इसको हम मध्यमान निकालने के लिए मीन का उपयोग, एम का उपयोग करते हैं। फार्मूला हमने बताया अनग्रुप डाटा के लिए है ये दोस्तों। फार्मूला अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपन एन। अब इसको हम न्यूमेरिकल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए, आपके सामने एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे। निम्नलिखित, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यमान ज्ञात कीजिए। इसमें 7 है, 10 है, 8 है, 13, 11, 14, 9, 9, 13 और 15 है। इसका हमें मध्यमान निकालना है। देखिए दोस्तों, इसका मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फार्मूला लिख देंगे। मीन इज इक्वल टू होता है हमारा सिग्मा एक्स अपन एन। सिग्मा का मतलब हमने बताया जोड़ है, इन सबको जोड़ना है। जोड़ दीजिए 7 + 10 + 8 + 13 + 11 + 14 + 9 + 9 + 13 + 15। इसको अपान कर देंगे बटे एन की वैल्यू, इसको काउंट कर लेंगे टोटल कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमारा कितना है 10, यानी कि नीचे हमारा 10 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए। 5 5 5 3 8 8 और 9
17, 17 और 9 26, 26 4 30, 30 1 31, 31 और 3 34, 34 8 42, 42 और 7 49 हो गया हमारा। हासिल 4 हो गया, 4 जोड़ लो, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, टोटल 109 हो गया हमारा। केवल सिंपल जोड़ना है, बटे 10 कर लीजिए, इसको काट दीजिए, 10.9 आंसर आ गया आपका। ये कहने का मतलब 10 का 109 में भाग दे दीजिए, सिंपल 10 के 10 हो गया। अब देखिए यहाँ 9 उतारे, तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा, जब हम 9 एक संख्या उतारेंगे तो इसमें 0 बढ़ा के तब दूसरी संख्या उतारेंगे, दशमलव 10/90, यानी कि 10.9 यह हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट दूसरा न्यूमेरिकल लेंगे। एक दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल इसमें कभी कभी आता है कि यदि निम्नलिखित राशियों का मध्यमान 20 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा डिफरेंट किए हैं इसको, यक्स की वैल्यू इसमें ज्ञात करनी है, जबकि मीन दे रखा है। अब यक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम फार्मूला लगाएंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन। मीन देखिए हमारा 20 दे रखा है, मीन की जगह पे 20 लिख देंगे, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स का मतलब जोड़ है, इन सबको जोड़ दीजिए, 10 + 20 + x + 12 + 14 + 16 + 50, इसको जोड़ दीजिए, बटे कितना लिखना है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्या कितनी हो गई? 7। अब दोस्तों यहाँ पे 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू यक्स को छोड़ के बाकी संख्या जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 2 12, 12 के 2 हो गया, 6 4 10, 10 2 12 के 2 हो गया, हासिल 1, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12, ये 12 हो गया, बटे 7 हो गया। और इसमें देखिए यक्स बचा हुआ है तो प्लस यक्स ऐसे लिख देंगे। प्लस एक्स ऐसे लिख देंगे। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 × 7 = 122 प्लस एक्स, इसको गुणा कर दीजिए, 140 हो जाएगा, बराबर 122 प्लस एक्स। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 140 माइनस 122 इज इक्वल टू 18। एक्स की वैल्यू आ गई 18, यानी कि जो एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी थी वह 18 आ गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल चलते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा कठिनाई लेवल आपका बढ़ रहा है। इसमें देखिए निम्नलिखित का मध्यमान ज्ञात कीजिए। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, निम्नलिखित का मध्यमान ज्ञात करना है। इसमें प्राप्तांक दे रखा है और बारंबारता दे रखा है। देखिए ऐसे जब न्यूमेरिकल आए तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहली बात, हम जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है यह इतनी बार आया है, कहने का मतलब 11 जो है 3 बार आया है, 12 7 बार आया है, 13 8 बार आया है, 14 5 बार आया है, 15 2 बार आया है, 16 4 बार आया है। अब इसको पहले बार इसी को ऐड कर लीजिए, 3 और 7 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 और 2 25, 25 4 29, यानी कि टोटल यहाँ संख्या कितनी आ गई? 29। टोटल नंबर ऑफ प्राप्तांक या कर लीजिए मार्क्स जो मिला है
वह 29 है। अब यहाँ पे हम एक और कॉलम बनाएंगे, यह, जिसको हम f और x करेंगे। एफ एक्स का मतलब है एफ और एक्स का गुणा कर दीजिए तो टोटल संख्या मालूम हो जाएगी। जैसे 11 तीन बच्चों ने पाई है तो तीनों बच्चों का अगर निकालना है तो 11 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 तियाँ 33 हो जाएगा। 12 में 7 का कर दीजिए 84 हो जाएगा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। 13 में 8 का कर दीजिए, 13 अट्ठे 104 होता है। 14 में 5 का 14 पच्चे 70, 15 में 2 का 15 दूना 30, 16 में 4 का 16 चौका 64। इसको ऐड कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे सिग्मा एफ और एक्स निकाल दीजिए। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ और एफ एक्स का मतलब होता है एफ एक्स का जोड़। एफ एक्स हमारे पास यही है, इसको जोड़ दीजिए। 3 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, हासिल 1 हो गया। 3 और 8 1 4, 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28 हो गया। और 2 हासिल 2 1 3, 385 हो गया। 385 हो गया। अब हम यहाँ पे मीन निकालेंगे। इसमें मीन का थोड़ा सा फार्मूला अलग हो जाएगा। मीन इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपान एन। क्यों एफ एक्स हुआ? क्योंकि टोटल 29 बच्चों का जो हम निकालेंगे टोटल वह 385 हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा 385 बटे 29। डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा आपका 13.27। ये मीन आ गया। आप चाहिए तो इसको डिवाइड कर लीजिए, ये इतना आंसर आया है। बहुत लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इसमें राज बहादुर जी हैं, साधना यादव जी हैं, बीके जी हैं, आस्था हैं। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और ध्यान से देखते रहिएगा। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ाएंगे और आवाज़ मेरी पहुंच रही है, इसका आप लोग मुझे आभास दिलाते रहिएगा। और जो मैटर है वो आपको पूरा का पूरा सही रूप से डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम समस्या क्रिएट हो रही है तो आप ज़रूर जो है बताइएगा। आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित का मध्यमान ज्ञात कीजिए। अब यह हमारा अनग्रुप डाटा का हो गया। अभी हमने अनग्रुप डाटा का देखा, यह हमारा ग्रुप डाटा का हो गया। यानी कि यह जो न्यूमेरिकल है वह ग्रुप डाटा का है। ठीक है, राज बहादुर जी का आ गया कि पूरा मैटर डिलीवर हो रहा है सही सही, आवाज़ भी जा रही है। अब देखिए इसमें ग्रुप डाटा का मीन निकालते हैं। CI दिया है। CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल। यानी कि जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें उसका अंतराल कितना है, उसको CI बोलते हैं, क्लास इंटरवल, या हिंदी में वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब उसकी बारंबारता, कितनी बार वो आया है। 10 से 19 तक मार्क पाने वाले कितने बच्चे हैं, यानी कि 3 बच्चे हैं। 20 से 29 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। 30 से 39 4। इसी प्रकार से ये पूरा टोटल है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप डाटा में अब देखेंगे टोटल कितने ग्रुप बने हुए हैं। इसमें देखिए कितने ग्रुप बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ग्रुप बन रहा है। तो इसमें हम 4 ग्रुप ऊपर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 ऊपर छोड़ दीजिए और 4 नीचे छोड़ दीजिए, लगभग बीच में।
आप इधर उधर भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सुविधा के लिए लगभग बीच में मानिए। इसकी जो डेविएशन है, यहाँ पे हम डेविएशन निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। इस विचलन को हम इसके सामने 0 मान लेंगे, जो बीच में है। ध्यान रहे, जो बीच में है सबसे, उसको हम 0 मान लेंगे। एकाक इधर उधर भी चल जाएगा, आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिधर सीरीज बढ़ रही है उधर हम प्लस लिखेंगे, यानी कि सीरियल से +1 +2 +3 +4। जिधर सीरीज घट रही है उधर हम माइनस लिखेंगे, -1 -2 -3 -4। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, 0 से ही स्टार्ट करना है 1 2 3, चाहे ऊपर जाना है चाहे नीचे जाना है। ऐसा नहीं करेंगे कि ऊपर से 1 2 3 लिख देंगे, ये हमारा डेविएशन हो गया। अब हम यहाँ पे एफ डी निकालेंगे। एफ डी का मतलब एफ और डी का मल्टीप्लाई, गुणा कर दीजिए एफ और डी का। जब हम गुणा करेंगे तो एक कॉलम और हमारा बन जाएगा। देखिए 3 का 4 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, लेकिन -12 होगा। 3 में 3 का 3 त्रिक का 9 -9 हो जाएगा हमारा। 4 का 2 में -8 होगा। 9 का 1 में -9 होगा। यहाँ पे 0 का 9 में करेंगे 0 हो जाएगा। अब आते हैं प्लस में, 10 में 1 का करेंगे 10 के 10 हो जाएगा। 7 में 2 का करेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा। 4 का 3 में करेंगे 4 3 12 हो जाएगा। और 4 का 1 में करेंगे 4 के 4 हो जाएगा। प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, प्लस माना जाता है, ऐसा हमने आपको बताया था। अब माइनस वाला अलग जोड़ लीजिए, प्लस वाला अलग जोड़ लीजिए, सिंपल। ये देखिए 12 और 9 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38, यानी कि 38 हो गया, -38 हो गया। प्लस वाला अलग जोड़ लीजिए, 10 और 14 24 हो गया, 24 और 12 36 हो गया, 36 और 4 40 हो गया, +40 हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 40 हो गया। अब यहाँ पे सिग्मा एफ डी निकालेंगे। सिग्मा एफ डी का मतलब है कि जोड़, किसका, एफ डी का जोड़। लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस और एक प्लस। संदीप कुमार यादव जी देख रहे हैं, हमारे पुराने छात्र रहे हैं हाई स्कूल इंटर में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आवाज़ हमारी पहुंच रही होगी, उन्होंने हमें वेब भी किया है, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। देखिए अब क्या है, एफ डी निकालने के लिए टोटल ऐड करेंगे, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है। हमने आपको बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि इसको हम ऐड करेंगे, प्लस माइनस है तो वो माइनस हो जाएगा, भले ऐड लिखा है लेकिन हो जाएगा माइनस। तो 40 में से 38 जब माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 2। 40 में से 38 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, फार्मूला लिख देना है। फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू AM प्लस सिग्मा एफ डी अपन N इंटू CI। देखिए थोड़ा सा ग्रुप डाटा का फार्मूला चेंज हुआ है, इसके बारे में आप देख लीजिए। AM मतलब होता है एज्यूमिंग मीन, एज्यूमिंग मीन मतलब होता है कल्पित माध्य, जो हम कल्पना करते हैं। और हमने कल्पना क्या किया है, जो 0 वाला है यही हमने कल्पना किया है कि इसके सामने की जो मीन होगी वह 0 होगी। तो यहाँ पे एज्यूमिंग मीन हो गया, कल्पित माध्य हो गया। सिग्मा एफ डी का मतलब ये एफ डी का जो जोड़ है वो हो जाएगा। एन का मतलब आप जानते हैं टोटल कितनी संख्या है, यहाँ पे जोड़ के बताया गया है 50 है। CI का मतलब क्लास इंटरवल है, यानी कि वर्ग अंतराल कितना है। एज्यूमिंग मीन के लिए हम क्या करेंगे, 0 के सामने हम डाटा देखेंगे 50 से 59 है। अब 50 से 59 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 और 59 दोनों जोड़ लेंगे, 50 और 59, यहाँ 9 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। 109 में 2 का अगर भाग देंगे तो 2, यहाँ आंसर लिख दे रहे हैं, 2 5 10 और यहाँ 9 उतारेंगे, 2 चौका 8, 2 5 10, 54.54
54.5, यह हमारा एज्यूमिंग मीन आ गया। कहाँ से एज्यूमिंग मीन आया? जो जीरो माने उसके सामने जो क्लास इंटरवल है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो एज्यूमिंग मीन आ जाएगा। प्लस सिग्मा एफ डी हमारा कितना है? सिग्मा एफ डी की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने 2 निकाली है, ये 2 हो जाएगी, बटे एन की वैल्यू कितनी है? 50 है। क्लास इंटरवल सी आई की वैल्यू दोस्तों देखते हैं यहाँ। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। क्लास इंटरवल सी आई के नीचे डिफरेंस देखते हैं। चाहे तो 20 में से 10 घटा लीजिए, चाहे 30 में से 20 घटा लीजिए, कहीं से ऊपर से नीचे 90 में से 80 घटा लीजिए, 10 आएगा। चाहे 29 में से 19 घटा लीजिए, चाहे 99 में से 89 घटा लीजिए, चाहे 20 में से। यही जो इंटरवल है, जो 10 का डिफरेंस है, वही जो है क्लास इंटरवल है। तो यहाँ पे हम उसको क्या लिख देते हैं? 10। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यह हमारा आ जाएगा 54.5 प्लस 5 में जब 2 का भाग देंगे तो 5 और 20.4 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए तो यह 54.9 आ जाएगा। यह हमारा मीन आ गया 54.9। हमारा आ गया। और अब अगले कड़ी में हम आपसे मिलेंगे और उसमें बताएंगे हाँ दोस्तों, अब अगली कड़ी में हम मिलेंगे। आप सबने देखा, संदीप जी ने देखा, अवधेश तिवारी देख रहे हैं, छोटी छोटी कोई है, और आप सबने देखा। और आगे हम फिर जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट लाइव आएंगे मीडियन के बारे में। इसमें आप जो अपनी बुक से न्यूमेरिकल हो उसको सॉल्व करिएगा। जो समस्या हो व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप उसको पढ़िएगा। एक बार पुनः अपने डायरेक्ट प्रचार जिसके बैनर तले हम लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सुल्तानपुर, हमारे सीनियर प्रवक्ता सुनील बर्नवाल जी, डॉक्टर हरिओम त्रिपाठी जी और हमारे समस्त जो प्रवक्तागण हैं, आप सब प्रशिक्षु और जो हमारे दोस्त मित्र पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमन। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। धन्यवाद।